नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। पीसीएसजे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम पेड क्विज को वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निर्मित भारत के सबसे पुराने ऑपरेटिंग पोर्ट का नाम बताना है। ठीक है, तो जो हमारे बंदरगाह होते हैं, ठीक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले देखेंगे तो ये बनाया है आपका जो कैलकाटा का है ना, ये सबसे ओल्डेस्ट है। जैसे आप जो मेजर पोर्ट्स के बारे में जैसे पढ़ते हैं इंडिया में 12, तो उसमें से सबसे पुराना ये है। उसके बाद जैसे चेन्नई है तो वो लार्जेस्ट पोर्ट है, सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है ना। तो इस तरीके के जो पोर्ट्स हैं हमारे, इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, पूछी जाती हैं चीज़ें। यहाँ पे हम डी विकल्प को चुनेंगे। आगे देखें, सब प्राइम क्राइसिस टर्म जो है इसका संबंध किस चीज़ से है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प जो है ए करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक मंदी से इसको जो है एसोसिएट करते हैं। 2008 में इकोनॉमिक रिसेशन वर्ल्ड वाइड आया था, जिसको आप ग्लोबल डाउन टर्न के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे ये अमेरिका वगैरह में काफ़ी ज़्यादा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे कोलैप्स कर गए थे और ग्लोबल क्रेडिट मार्केट जो है उस पर भी फर्क पड़ा था, हाई इंटरेस्ट रेट्स हो गए थे। तो इस सब के लिए यहाँ पे उस 2008 की जो हमारी इकोनॉमिक रिसेशन की स्थिति थी उसके लिए सब प्राइम क्राइसिस वर्ड जो है इसको यूज़ किया गया। आगे देखिए कि SEZ अधिनियम संसद के द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इसके रूप में आप इसको जानते हैं, इसको पास किया गया था जो है इसमें 2005 में। ठीक, ये करेक्ट हो जाएगा। इफेक्टिव हुआ था ये जो है जनवरी 2006 से। ठीक, टेरिटोरियल वाटर जो होते हैं आपके कोस्टल रीजन में, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप जानते हैं, इस एरियाज को हम जानते हैं। तो इसमें जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़े, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, इन सब उद्देश्य के साथ यहाँ पे इस एक्ट को बनाया गया था। और सबसे पहली बार जो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को जो अनाउंस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो वर्ष 2000 में किया था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। आगे देखें, जब भी RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, कुछ ओपन मार्केट ऑपरेशन लेन देन करता है तो वास्तव में वह निम्नलिखित में से किसे विनियमित करना चाहता है। तो देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन आप जैसे ये पढ़ते हैं ना, आप टूल्स है ना, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स जो पढ़ते हैं इकोनॉमी के संबंध में, उसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन RBI करती है, जिसमें एक तरीके से साइमल्टेनियसली सेल एंड परचेज होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर ट्रेजरी बिल्स का। ठीक है, और ये डीलिंग की जाती है डायरेक्टली पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स, उनके साथ, पब्लिक के साथ नहीं होती। तो इसका उद्देश्य ये होता है कि जब देखिए मुख्य रूप से तो अर्थव्यवस्था में जो लिक्विडिटी है यानी कि कैश फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है इसको, और लेकिन कई बार जो है इसको एसोसिएट करते हैं इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल से। तो यहाँ पे जैसे विकल्प ए में लिखा है केवल मुद्रास्फीति, तो ये नहीं होगा, हम इसमें बी विकल्प को चुनेंगे। अगर इसके साथ ये भी लिखा रहे कि अर्थव्यवस्था में तरलता तथा इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है तो वो भी सही होगा। पर मुख्य रूप से जो इसका एम होता है वो लिक्विडिटी जो है उसको कंट्रोल करना। तो यहाँ पे बी को चुन लेंगे हम। इसमें देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो जैसे वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, तो महिला के रूप में पहली बनी थी जो है, यहाँ पे करेक्शन करेंगे थोड़ा, VS रामा देवी इनका नाम है। ठीक है, इसमें US लिखा हुआ है। ठीक, VS रामा देवी, और ये पहली ये भी थी जो है सेक्रेटरी जनरल किसकी, राज्यसभा की, ये भी ध्यान रखिएगा। और शी वॉज द ओनली वन फीमेल गवर्नर ऑफ स्टेट कर्नाटका, इसको भी ध्यान रखें। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पे रिकमेंडेशन और इन सब चीज़ों के लिए समय समय पे ये कमिटीज गठित की गई, कमीशन जो भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो सरकारी आयोग राजमन्नार और पूंछी संबंधित है सेंट्रल स्टेट रिलेशन से। इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है इसको गठित किया गया था स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस के संबंध में, है ना, इस विषय को ध्यान रखेंगे। आगे देखें, भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो देखेंगे आप जो 17वीं सेंचुरी में हिंदू पोएट थे और भक्ति मूवमेंट में इनका योगदान रहा। मुख्य रूप से भक्त तुकाराम महाराष्ट्र से संबंधित थे। तो अब कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड आप देखेंगे इसमें, तो ये जो है इसके जहांगीर के हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम मराठा एम्पायर में भी देखें तो वहाँ पे ये जो है कंटेम्प्रेरी किसके हैं, शिवाजी के। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है।
इसमें देखिए हैदर अली को पोर्टो नोवो में किस ब्रिटिश जनरल ने हराया था। तो यहाँ पे ये पोर्टो नोवो वाली लड़ाई होती है 1781 में हैदर अली मैसूर से और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल के रूप में आयरकूट थे, ठीक। तो यहाँ पे ये विक्टोरियस रहे थे। इसमें हम डी विकल्प को चुनेंगे। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। तो मार्टिन लूथर के बारे में भी आपने पढ़ा हो वर्ल्ड हिस्ट्री में कि 16th सेंचुरी में आप देखेंगे तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के रूप में जो जर्मन मॉन्क के रूप में जाने जाते हैं और फेमस हैं, ठीक। तो उसी क्रम में अगर हम इंडिया में देखेंगे तो सोशल रिफॉर्मेशन के लिए दयानंद सरस्वती ने कई सारे कार्य किए। तो इन्हें इस जो है भारत में मार्टिन लूथर की संज्ञा दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन 1926 में भारत नौजवान सभा के संस्थापक थे। तो कई तरीके की जो है इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड में अलग अलग लोगों ने स्थापित करी हैं। तो उसी क्रम में से जो है नौजवान सभा के संस्थापक थे भगत सिंह, ठीक। जो है अगर हम देखें इसको तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था उसका ही एक पार्ट था, एक प्रकार का लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन था। और आगे चल करके 1929 में इसको बैन भी कर दिया गया था तत्कालीन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। और इसके मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है जेपी सॉन्डर्स की हत्या और ये मेरठ कॉन्स्पिरेसी वगैरह के लिए, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, इसमें बी विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखें, बादामी के चालुक्य वंश से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो इस वंश का संस्थापक कीर्तिवर्मन द्वितीय था या फिर इस वंश का संस्थापक पुलकेशिन द्वितीय था। तो दोनों ही कथन गलत हैं, क्योंकि जो आप देखते हैं बादामी में ये चालुक्य डायनेस्टी है, बादामी उसकी कैपिटल थी, वातापी के रूप में भी आप जिसे जानते हैं। इसकी स्थापना की थी पुलकेशिन प्रथम ने, ठीक। ये सब तो काफी बाद के रूलर थे और बल्कि कीर्तिवर्मन जो है ये तो सबसे अंतिम रूलर था। तो यहाँ पे दोनों ही सही नहीं है, डी विकल्प को चुनेंगे। इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। आगे देखें, कीर्तिवर्मन द्वितीय अभी आपको बताया कि चालुक्य वंश का अंतिम शासक था, ठीक। तो इसे किस राष्ट्रकूट राजा ने पराजित किया था। तो इसके बाद देखेंगे तो राष्ट्रकूट वगैरह जो है फर्दर आते हैं। तो राष्ट्रकूटों में से दंती दुर्ग जो है उसने कीर्तिवर्मन को पराजित किया। वही यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था। इसमें देखें, भूखमरी और महामारियों के कारण व्यापक रूप से होने वाली मौतें किसकी विशेषताएं हैं, ठीक। तो अगर देखिए यहाँ पे अब मृत्यु की तो सभी विशेषता मतलब इन सब की वजह से मृत्युएं होती हैं, परंतु अगर देखेंगे अगर किसी एरिया में जैसे ये सूखा पड़ गया, फेमाइन आ गया, जैसे आप देखें फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड में बंगाल में जो फेमाइन आता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फेमाइन की वजह से मैक्सिमम चीज़ें आपकी प्रभावित होंगी। तो उसमें भुखमरी होगी और उसकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं। तो ये व्यापक रूप से इसमें मौत होती हैं। तो हम डी को चुनेंगे। आगे देखें, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह का निर्माण वर्ष 1973 में किस देश के सहयोग से कोटा राजस्थान में किया गया। तो जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इसकी लोकेशन और किसके हेल्प से ये कई बार पूछा जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे जो रावत भाटा है कोटा में है, इसको स्टैब्लिश किया गया था जो है विद हेल्प ऑफ कनाडा, है ना। तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जैसे एक बार ये पूछते हैं कई बार आपसे क्वेश्चंस में कि जो पहला मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कौन सा है इंडिया का। तो तारापुर है जो महाराष्ट्र में है, 1969 में स्टैब्लिश किया गया था विद द हेल्प ऑफ यूएसए, ठीक है। तो मेजर जो एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है तारापुर के बारे में, इसे भी ध्यान रखें। दो कथन यहाँ पे फिर से हैं, कौन सा सही है देख लेते हैं। उड़ान महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित गैस आधारित शक्ति परियोजना है, यानी कि एक गैस बेस्ड है ना पावर प्रोजेक्ट है, उड़ान इसको कहते हैं, महाराष्ट्र के रायगढ़ में है। तो ये बिल्कुल ठीक है। उकाई ताप विद्युत परियोजना गुजरात में स्थित है, तो ये भी ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन है ये। और तो दोनों को चुनेंगे। शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था। तो मराठा एम्पायर में आप देखेंगे शिवाजी के टाइम पीरियड में तो देखेंगे एनुअल जो प्रोड्यूस होता था, मतलब जो भी कह लीजिए प्रजा है, ठीक है, उनका जो भी एनुअल प्रोड्यूस है स्पेशली मान लीजिए जैसे कृषि कार्यों से, तो उसका 25% जो है ना। तो चौथ नाम इसी से बढ़ा, ये जो चौथ टाइप का कर है मतलब चौथाई हिस्सा, तो 25% जो टैक्स के रूप में लिया जाता था वो होता था चौथ। ये इसका जो है इन लोग का एनुअल सोर्स ऑफ इनकम था। और चौथ के ऊपर ही जो एक एडिशनल 10% का और टैक्स लगाते थे तो उसको सरदेशमुखी बोलते थे। तो मुख्य रूप से यही जो दो कर हैं काफ़ी चर्चित हैं मराठा और शिवाजी के टाइम पीरियड के, तो इन्हें ध्यान रखें, बी को चुनेंगे हम। गुरु नानक निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे। तो सिखों के जो प्रथम गुरु हुए गुरु नानक देव जी, तो देखिए अब चूंकि इनका टाइम पीरियड क्या है 1469 AD से लेकर के इनका जन्म हुआ था और 1539 AD के आसपास तक का जो है
इनका टाइम पीरियड है। तो अब 1530 में बाबर वगैरह समाप्त हो जाते हैं। तो देखेंगे मुख्य रूप से उसके बाद तो हुमायूं और शेर शाह सूरी जो है ना, ये हैं, तो इन्हीं को हम मानेंगे इनके समकालीन। तो बी विकल्प हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया था? तो वोट डालने का राइट जो है, चूंकि इसके पहले नहीं था व्यापक रूप से, बिल्कुल भी मान के चलिए नहीं था। 1919 से 1929 के बीच में देखेंगे मुख्य रूप से ब्रिटिश जितने भी प्रोविंसेस थे और जो ये प्रिंसली स्टेट्स वगैरह भी थे, इन्होंने धीरे धीरे वुमेन्स को जो राइट टू वोट है ये प्रदान किया और कुछ लोकल लेवल पे इलेक्शंस में भी कॉन्टेस्ट करने का आपको जो है कह लीजिए यहाँ पे प्रावधान किया गया। तो मुख्य रूप से यहीं पे शुरुआत होती है 1919 से। जैसे 1921 में देखेंगे तो बॉम्बे और मद्रास के जो प्रेसिडेंसीज थे, है ना, ये ऐसे पहले हुए जिन्होंने एक वोट वुमेन्स को वोट करने का अधिकार जो है सबसे पहले प्रदान किया। तो इसमें 1919 को चुनेंगे। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों और ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों पर कब लागू किया गया? तो जैसे ये सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट मुस्लिम्स के लिए जैसे इंट्रोड्यूस किया गया काउंसिल एक्ट 1909 में, उसके बाद देखेंगे इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया सिख, इंडियन क्रिश्चियन जो थे और एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। ठीक, आगे है कि भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? तो ये कई सारे ऐसे जो टर्म्स हैं, है ना, किसने किस चीज को क्या कहा ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू जी का। मानव विकास के निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जिसको आप कहते हैं इसके द्वारा प्रस्तावित किया गया और स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता और आवास, इन सब विषयों पर इसमें जोर दिया गया। तो देखिए ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये फाउंड हुआ था 1919 में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित हेडक्वार्टर, ये ध्यान रखिए पहले। और 1976 में इन्होंने एक वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उसमें बेसिक नीड्स को जो है डिफाइन किया है। तो इसमें हम यहाँ पे बुनियादी जरूरत दृष्टिकोण जो बी विकल्प में लिखा है इसको चुनेंगे, बेसिक नीड अप्रोच। इसमें इन्होंने बताया बेसिक नीड में क्या क्या शामिल है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि मनुष्यों को एक हेल्दी वर्किंग कंडीशंस के रूप में स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास जैसे और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, है ना, इन सब चीज़ों को इसमें डिफाइन किया गया था। इसमें देखिए कौन सा संस्थान परियोजना प्रयागराज में स्थित नहीं है। प्रयागराज जिले की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे हम, दो ऑप्शन असल में इसमें करेक्ट हो जाएंगे उस हिसाब से देखें तो। लवकुश बैराज जो है ये कानपुर में स्थित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट, भारतीय भवन लाइब्रेरी ये प्रयागराज में है। बाकी खेरिया एयरपोर्ट जो है ये आगरा का है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान दीजिएगा, A और D जो है ये ऑड है। इसमें है कि कौन सा संस्थान आगरा में स्थित नहीं है। तो आगरा में नहीं है आपका ये वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, ये आपका जो है गोरखपुर में है। बाकी ये तीनों जो है यहाँ पे आगरा में स्थित है। इसमें देखिए निधि एक अम्ब्रेला स्कीम है किस चीज के प्रमोशन के लिए। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो है ये यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स कह लीजिए, सी विकल्प में जो है इससे संबंधित है। निधि का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है ना DST, उसका एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है और इस तरीके की जो चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी और ये फ्रूटफुल स्टार्टअप्स, इनोवेशन, इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया था। इसमें कौन सा कथन सही है? तो देखिए गिग इकोनॉमी के बारे में आपने शायद सुना हो। तो गिग अर्थव्यवस्था एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें अस्थायी पद सामान्य होते हैं। तो देखिए गिग इकोनॉमी की परिभाषा ही ऐसी है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे इंडिपेंडेंट वर्कर्स को हायर करते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए कमिटमेंट होता है उनका, यानी कि कुछ कह लीजिए टेम्परेरी जॉब के लिए उनको हायर किया जाता है लोगों को। तो ऐसी इकोनॉमी या ऐसा जो मार्केट है उसको गिग इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक, और आगे देखें 5वीं पंचवर्षीय योजना रोलिंग प्लान कही जाती है। तो ये भी ठीक है। हमारा 5th 5 ईयर प्लान जब हमारा चल रहा था तो उसको 1977-78 के दौरान जनता पार्टी जो गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उसको रिमूव करके एक साल के रोलिंग प्लान जो है वो लेकर के आए थे, जिसमें पिछले वर्ष के परफॉर्मेंस के आधार पर अगले वर्ष के लिए प्लान बनाया जाता था एक साल का। तो इसको जो है रोलिंग प्लान कहा जाता है। तो दोनों हमारे स्टेटमेंट इसमें ठीक हो जाएंगे। अगला है कि भारतीय संविधान के तहत किस आयु से कम के बालकों को किसी फैक्ट्री अथवा खदान में नियोजन का निषेध किया गया है। तो 14 वर्ष से कम बच्चे जो होते हैं उम्र के, इनके संबंध में प्रावधान किया गया है किसमें? अनुच्छेद 24 में। ठीक है, कि उनको किसी फैक्ट्री या फिर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल भी याद रखिएगा और उम्र भी।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गई है? तो फ्रीडम ऑफ कंसाइज ऑफ पर्सन, ये हमने पहले भी शायद देखा था, आर्टिकल 25 में दिया गया है। ठीक है, अपने मर्जी के आप जो चाहें उसको धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स भाग 3 के अंदर ये दिया है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर है आपका ओस्लो में, है ना, ये नॉर्वे की कैपिटल है, इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो देखिए, डेंसिटी ग्रेडियंट की अगर हम बात करें, स्पेशली ओशनोग्राफी के संबंध में हम पिकनो लाइन को पढ़ते हैं, उसी के बारे में बात हो रही है। ओशंस में अगर आप देखेंगे तो जैसे जो सरफेस वाटर है, स्पेशली ऊपर के 100 मीटर का जल, तो उसमें डेंसिटी कुछ और होगी। उसके नीचे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा डेंस वाटर होता है। ये डिपेंड करता है सैलिनिटी या फिर टेम्परेचर पे भी ओशन के। ठीक है, तो उसको यहाँ पे मतलब डेंसिटी के रूप में हम यूज़ करते हैं पिकनो लाइन को, तो इससे दर्शाया जाता है। सी को चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटल सुरंग के बारे में सही नहीं है? तो देखिए, 2020 में 3 अक्टूबर को इसका रोहतांग में जो है इनॉग्रेशन किया गया था। ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ये मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है, तो जिस पर्पज से इसको बनाया गया है, ठीक है, इन दोनों हमारे प्लेसेस को जोड़ रहा है ये। और तीसरा है कि यह दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली सुरंग है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ऊंचाई में नहीं होगा, बल्कि ये कहेंगे तो लॉन्गेस्ट टनल ऑफ द वर्ल्ड जो है बनाई गई थी। इसका जो है ये डिस्टेंस जो था 9.02 किलोमीटर्स। ठीक, तो इस वजह से ये जो है लॉन्गेस्ट के रूप में इसको जानिएगा, हाईएस्ट नहीं है। तो ये वाला हमारा जो है गलत हो जाएगा। 1932 अगस्त महीने में सांप्रदायिक अधिनिर्णय के आधार पर भारत के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का निर्धारण किसने किया था, ये बताना है। तो देखिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए कम्युनल अवार्ड जो है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा हो शायद, तो इसका क्रिएशन करने का श्रेय जाता है रैमजे मैकडोनाल्ड को, जो हमारे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुए। उसके बाद यहाँ पे अगस्त 1932 में जो फर्दर, जैसे हमने अभी ऊपर भी देखा ना कि पहले मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट आया, फिर और भी उसमें जो अन्य मुस्लिम ये क्रिश्चियन वगैरह थे उनको शामिल किया गया। तो फर्दर जो है जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे, स्पेशली जो शेड्यूल्ड क्लास या अन्य अदर माइनॉरिटी, उनको भी यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट के रूप में देने के लिए ये जाना जाता है कम्युनल अवार्ड। तो इसमें हम सी को चुनेंगे। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? ठीक, तो इंडिया में देखेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के संबंध में जो फेडरलिज्म आप पढ़ते हैं, तो उसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संज्ञा दी है ये ग्रेवनिल ऑस्टिन ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मध्यपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस स्थल से बूचड़खाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो एनिमल्स के संबंध में जो स्लॉटर हाउसेज होते हैं, इसके एविडेंसेस एज वेल एज कह लीजिए बहुत ही कायदे से प्रिजर्व किए हुए स्केलेटन्स के कुछ हमें एविडेंसेस मिले हैं ये महदहा से। ठीक, ये देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ के रीजन में स्थित है। सी को चुनेंगे हम। अगला है कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने किस आईआईटी में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो अभी रिसेंटली जो है परम गंगा को स्टैब्लिश किया गया था इसमें आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में। अगला है बलस्य मूलम विज्ञानम, ये किस संस्थान का आदर्श वाक्य है? तो हर संस्थान के कुछ न कुछ ऐसे मोटो होते हैं ना, लिखा होता है उनके लोगो वगैरह में, आपने देखा होगा। तो डीआरडीओ जो है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनका आदर्श वाक्य है भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन जिसका नाम दिया गया है गगनयान, इसके किस वर्ष में लॉन्च होने की उम्मीद है? तो अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट में भी इंफॉर्मेशन दी गई थी, तो एक्सपेक्टेड है कि 2024 में ये जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट गगनयान है इसको लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे वर्ष ध्यान रख सकते हैं आप। विशाखा गाइडलाइन जो भी है ना, तो विशाखा बनाम राजस्थान सरकार के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी ये जो दिशा निर्देश है किस विषय से संबंधित है? तो आपको पता होगा 1997 में जो ये केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन्स एट वर्क प्लेस जो है मामला, है ना, तो इसके संबंध में कुछ गाइडलाइन दी है। फर्दर जो है आगे चल करके यही जो आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट बना 2013 में। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करने का सही तरीका क्या है जिसकी बौद्धिक कार्य प्रणाली में सीमाएं हैं, यानी कि बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं है, इंटेलेक्चुअली फंक्शनिंग उसकी जो है वो गड़बड़ है। तो उसके लिए जो टर्म यहाँ पे है बौद्धिक अक्षमता वाला व्यक्ति, यानी कि पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल, है ना, तो इसमें हम बी को चुनेंगे।
पहला सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम 8000 किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो इंडिया के संबंध में देखेंगे, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम भी ध्यान रखिएगा, और ये लॉन्च किया गया था 1991 में। आगे देखें, दहेज निषेध अधिनियम जो 1961 में बनाया गया, इसके अनुसार दहेज से संबंधित कितनी शर्तें बताई गई हैं इस अधिनियम में? तो देखिए यहाँ पे हम इन एक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में नए इंक्लूड किए गए हैं। इसके संबंध में जो हम पापा वीडियोस है पूरे सिलेबस यानी जो आपके एक्ट्स हैं उसको कवर करते हुए हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको जाकर के देख सकते हैं और बहुत लिमिटेड समय में आप उस अपने पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम बचा है एग्जाम में। ठीक, तो देखिए अब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है इसमें 3 प्रकार के शर्तें बताई गई हैं डाउरी के संबंध में। थोड़ा डिटेल में अगर देखें तो पहली शर्त है बिफोर द मैरिज की कंडीशन, ठीक, दूसरी है एट द टाइम ऑफ मैरिज, और थर्ड है मतलब शादी के बाद का जो टाइम पीरियड है। ठीक है, तो ये पीरियड कुछ ऐसा होता है कि ये एक अनएंडिंग पीरियड है, परंतु यहाँ पे जो टर्म्स डिफाइन किए गए हैं इसमें एक्ट में वो यही है कि 1 इज बिफोर द मैरिज, सेकंड इज एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड थर्ड इज एट एनी टाइम आफ्टर मैरिज। तो ध्यान रखेंगे ये 3 शर्तें होती हैं जिसमें डाउरी में आप जानते ही हैं कि कोई प्रॉपर्टी, गुड्स, मनी, है ना, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं शादी के संबंध में। अब है कि एक और एक्ट बना, प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994। देखिए इन एक्ट्स के ईयर भी आपको पता होने चाहिए, कई बार ईयर भी पूछ लिया जाता है। तो इसको इस उद्देश्य के साथ लॉन्च किया गया था कि कन्या भ्रूण हत्या के मामले बहुत बढ़ रहे थे तो उसको रोकना, और अब भ्रूण हत्या होगी तो ऑब्वियस सी बात है एक जेंडर को आप उसकी संख्या घटा रहे हैं ना, तो भारत में जो सेक्स रेशियो था इस वजह से वो डिक्लाइन हो रहा था, तो उस चीज़ को रोकना भी तो एम है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हमारे सही होंगे, तो इसलिए हम डी विकल्प को चुनेंगे। नेक्स्ट है गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, डी विकल्प को चुनेंगे। आगे देखें, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को महिलाओं के किस अधिकार का उल्लंघन माना जाता है? तो देखिए अभी हमने जैसे विशाखा एक्ट के बारे में देखा, वो गाइडलाइंस के बारे में, ठीक है। तो अब कार्यस्थल पे किसी महिला का यौन उत्पीड़न होगा तो उसे कौन कौन सा अधिकार का उल्लंघन होगा? तो ऑब्वियस सी बात है उसकी समानता का अधिकार नहीं होगा, उसके जीवन का उल्लंघन हो रहा है अधिकार का, स्वतंत्रता भी उसमें हो रही है ना, तो तीनों ही सही हो जाएंगे। अब है कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम यानी कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, ये किस वर्ष में बना? तो ये 1986 का है। इसमें है कि कौन सा अधिनियम घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। तो इसके संबंध में एक्ट जो बना था वो वर्ष 2005 में बना है, ठीक है, 2001 में नहीं बना है, तो सिर्फ बी जो है ये सही है। आगे देखिए, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम वर्ष 2007 का जो एक्ट है उसके दौरान निम्नलिखित में से किसे बच्चों यानी कि चिल्ड्रन, है ना, इसकी जो परिभाषा दी गई है उसमें क्या शामिल नहीं है? तो उसमें जो माइनर सन होगा कोई ना, अवयस्क बेटा, ये नहीं है, बाकी ये ऊपर के 3 जो हैं अन्य 3 ये शामिल होते हैं। देखिए इन चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको उन पापा वीडियोस में भी दिया गया है और इसको आपको पढ़ना भी है, क्योंकि एग्जाम में आपके इंक्लूड किया गया है तो चीज़ें इससे पूछी जाएंगी, तो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट है यौन शोषण से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो, ठीक है, ये किस वर्ष में अधिनियमित किया गया है? तो ये है 2012, तो यहाँ दिया नहीं है तो नन ऑफ द एबव को चुनेंगे। ईरान के अर्धसैनिक क्रांतिकारी गार्ड ने मार्च 2022 में उपग्रह नूर 2 को लॉन्च किया है। तो इसने किस वर्ष में पहला नूर उपग्रह जो है इसको लॉन्च किया था? तो ईरान में एक पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उसका नाम है रिवॉल्यूशनरी गार्ड, तो वहाँ पे कुछ मिलिट्री पर्पस के संबंध में इन्होंने नूर 2 मिसाइल को भी 2022 में लॉन्च किया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि नूर 2 मिसाइल को किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ईरान में। तो अब इसी क्रम में आपसे जो पूछा जा रहा है कि इसका पहला वर्जन कब लॉन्च किया गया था, तो ये 2020 में किया था इन्होंने, इसको ध्यान रखेंगे, डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में यहाँ तक ही। सारे क्वेश्चंस को संबंधित जितने भी फैक्ट हमने देखे हैं डिटेल में चाहे तो अपने नोट्स में से रिवाइज करते रहें, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। आपके एक्ट से संबंधित और कुछ और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं उसको हम अगले वीडियोस में लेकर के आते रहेंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगर नए हो तो, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।